हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। तो जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि ऑर्बिट मतलब क्या, कि जिस पाथ थ्रू अर्थ के आसपास जो सैटेलाइट जो प्री डिफाइंड पाथ में घूमता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ओके। तो कितने टाइप की ऑर्बिट्स होती है, क्या क्या उनके स्पेसिफिकेशंस रहते हैं, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब ये लेक्चर में हम देखने वाले हैं कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स, लाइक हाउ कैन यू मेजर द एक्चुअल पाथ ऑफ सैटेलाइट। ओके। अभी सैटेलाइट कौन सी जगह पे घूम रहा है, उसका अर्थ से डिस्टेंस कितना है, तो ये सब कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि what are the laws that are affected with this satellite communication. Okay, so many scientists have given different types of theories from early times, but only John Kepler was a scientist in 1571 to 6030, was one of the most accepted scientists in describing the principle of satellite that moves around the earth, जिसने पहले बताया था कि भाई मून ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, क्योंकि मून क्या करता है, कंटिन्यूसली अर्थ के आसपास घूमता रहता है और प्री डिफाइंड पाथ में। ओके, एंड अर्थ इज अ सैटेलाइट ऑफ सन, यू कैन से दैट। ओके, तभी यहाँ पे अर्थ पे दिन और रात होते हैं। ठीक है, तो केपलर इज द ओनली साइंटिस्ट हु गेव द लॉज विच आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर अ कम्युनिकेशन। ओके, Kepler formulated three laws that change the whole satellite communication theory and observations. These are popularly known as Kepler's laws, जो कि आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाला है। केपलर ने कुछ इक्वेशंस के साथ ऐसे कुछ रूल्स दिए हमें, ऐसे लॉज दिए कि जो एक्चुअल सैटेलाइट के पाथ को डिफाइन करने में और सैटेलाइट को कहाँ पे मूव करना है हमें, ओके, कौन से प्री डिफाइंड पाथ में उसका मूवमेंट कराना है, वो सब कैलकुलेशन करने में इजी हो, तो उसके लिए 3 लॉज दिए हैं उसने। दिस आर हेल्पफुल टू विजुअलाइज द मोशन थ्रू द स्पेस, क्योंकि आपको मालूम ही है स्पेस क्या है। एक्चुअली देयर इज नो एनी ग्रेविटेशनल फोर्स इन द स्पेस। ओके, तो मतलब एक बार किसी फोर्स को किसी फोर्स से आपने किसी चीज को जीरो ग्रेविटी में डाल दिया, तो वो जब तक उस पर दूसरा फोर्स नहीं होता तब तक वो सेम फोर्स के साथ घूमता ही रहेगा। ओके, दैट इज द पावर ऑफ जीरो ग्रेविटी। ओके, सो टुडे इन दिस लेक्चर वी विल conjugate the 3 laws of this Kepler. Okay, so what is Kepler's first law? Kepler's first law, okay, एक सिंपल फिगर से हम थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर है। ओके, तो सेंटर लेट वी टेक अर्थ, क्योंकि ऑब्वियसली जो सैटेलाइट है वो एक प्री डिफाइंड पाथ में घूमता है। ठीक है, अभी ये प्री डिफाइंड जो पाथ है वो सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ओके, ट्रायंगल भी हो सकता है। तो उसकी शेप क्या होगी, व्हाट कुड बी द शेप दैट सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ। तो केपलर के फर्स्ट लॉ से हमें ये मालूम पड़ेगा कि भाई एग्जैक्ट कैसी होती है शेप, जो सैटेलाइट जो पाथ फॉलो करता है वो पाथ की शेप कैसे होती है। ठीक है, so Kepler's first law state that the path followed by satellite around its primary, okay, here we have earth as a primary. Okay, so first law state that the path followed by satellite around the earth will be ellipse. Okay, not circle, not triangle, not rectangle, it is fully ellipse. Okay,
समझ में आ गया? दैट इज द फर्स्ट लॉ दैट इज मेड बाय केपलर। ओके, क्या कहा उसने? सिंपल एक लैंग्वेज में बोला कि भाई सैटेलाइट जो पाथ चूज करेगा, जो पाथ में घूमे, विच इज द बेस्ट पाथ टू मूव अराउंड द अर्थ, दैट इज इलिप्स। दिस इलिप्स हैज टू फोकल पॉइंट्स। ओके, ये अगर हम फॉर एग्जांपल लेट वी टेक इट्स अ अर्थ, ओके, एंड इट्स अ पाथ फॉर सैटेलाइट। तो उसके जो पाथ अगर इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ किया जाए, दो एक्सिस, minor axis and major axis. So on a major axis we have a two focal point, f1 and f2. I think that you already know the major axis and minor axis. Major axis means के सैटेलाइट का जो पॉइंट अर्थ के पॉइंट से मैक्सिमम दूर है उसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस। जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे है उसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस, और जो कम डिस्टेंस पे है उसको हम बोलेंगे माइनर एक्सिस, जो ये पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, विच इज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, तो यहाँ पे मेजर एक्सिस पे हमने दो इमेजिनरी फोकल पॉइंट्स लिए हैं, f1 एंड f2। ओके, the center of the month will always present at one of these two focal points of the ellipse. Okay, center of the mass जो है, center of the earth, mass of the earth, वो इन्हीं दो फोकल पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पे डिपेंडेंट रहेगा। अगर if you want to find the distance between center to f2, then you have to consider that your focal point is arrived at f1. Okay, same way center to f1 measure करना है, then you have to consider that then center of the mass of the earth is presented at f2. Okay, now eccentricity of a ellipse. eccentricity क्या चीज है? eccentricity डिफाइन करती है the shape of the path. Okay, so eccentricity of an ellipse is the ratio of the distance from the center of the ellipse to one of the foci to the one of the vertices of the ellipse. Okay, eccentricity एक टेक्निकल टर्म है कि जिससे आप पाथ आपका कैसा होगा वो डिफाइन कर सकते हो। जनरली eccentricity ऐसे मेजर होती है। Okay, it's the equation for eccentricity, but what is a and b? A and b are the length of semi major axis and semi minor axis. Okay, ratio of major axis, minor axis to the major axis square. Okay, for elliptical path the value of the eccentricity is always between 0 and 1. eccentricity define करती है shape. Okay, it should be always vary from 0 to 1. If you take eccentricity 0, then the shape will be perfect circle. If you increase the eccentricity of a circle 0.5, then it will be a non-circular. Okay, देखिए 0.75 है तो कैसे हो जा रहा है? Okay, it is somewhat like ellipse. And if you taking e is equal to 0.9 or e equal to 1, then it will be a perfect ellipse. Okay, and in this ellipse satellite earth is not at the center. Okay, अर्थ सेंटर में नहीं है। ओके, क्योंकि एसेंट्रिसिटी मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ कहीं पे भी दो फोकल पॉइंट से कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ फर्स्ट लॉ से इतना समझना है कि हमारा जो सैटेलाइट का पाथ है विच इज ऑलवेज अ एलिप्स। Okay, and it's move around the earth. Eccentricity is available at one of the two focal points. Okay, and eccentricity should always vary from 0 to 1. If it is perfect 0, then the path is circular, which is not possible. Okay, so it is always varies from 0 to 1. Okay, तो फर्स्ट लॉ से क्या डिफाइन किया? ऑर्बिट का जो सैटेलाइट जो पाथ में घूमता रहता है जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं उसकी शेप क्या होती है वो डिफाइन किया। नाउ सेकंड लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ स्टेट दैट पोजीशन टाइम
कि एक जगह से दूसरी जगह पे सैटेलाइट को जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही इक्वल टाइम दूसरी जगह से तीसरी जगह जाने को लगेगा. लेट वी टेक इन डिटेल. Kepler's second law state that for an equal interval of time, okay, for an equal interval of time t1 to t2, or you can say that t1 to t2 to t3, लेकिन इक्वल टाइम को हम नाम देते हैं, एक को p1 और दूसरे को p2. ओके, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब यहाँ पे अगर आपने 5 मिनट्स कंसीडर की है तो यहाँ पे भी आपको 5 मिनट्स ही कंसीडर करनी है. इफ यू हैव कंसीडर 10 मिनट्स देन यू हैव टू कंसीडर हियर अ 10 मिनट्स. For equal interval of time, the area covered by the satellite will be same with respect to center of the mass of the Earth. Okay? मतलब कि यहाँ से P1 क्रॉस करने में जितना टाइम लगेगा, P1 में जितना डिस्टेंस कवर करेगा सैटेलाइट उतना ही डिस्टेंस P2 में कवर करेगा. ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि जीरो ग्रेविटी स्पेस में ऑलवेज सैटेलाइट जब मूव करता है तो उस पर किसी का भी फोर्स नहीं लगता. ठीक है, समझ में आएगा? तो जितने स्पीड होगी वो कंटिन्यूअस ही रहेगी. ओके, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट्स दैट द पाथ इज एलिप्टिकल एंड द टाइम to complete 5 minutes distance is always a same or a 10 minutes or whatever. Assume that the satellite covers P1 and P2 distance in the same time interval. Then the areas B1, B2 covered by the satellite at those instant are equal. मतलब P1, P2 अगर 5 मिनट्स कंसिडर किया है तो B1 भी सेम रहेगा, B2 भी सेम रहेगा. Okay, so we have two rules. Okay, first rule that defines the shape of the orbit, and second law state that equal time interval में equal distance cover होगा. ये ऐसा बोलना चाहता है. Okay, now we have third law. It's Kepler's third law. Kepler's third law states that the square of the periodic time of the elliptical orbit is proportional to the cube of the semi-major axis length. मतलब टाइम उसको कितना लगेगा एक ऑर्बिट को कवर करने में. ओके, अर्थ के आजू बाजू घूमने में एक अगर रिवॉल्व किया है तो एक रिवॉल्वेशन के लिए कितना टाइम लगेगा उसका रिलेशन बताया है बाय दिस केपलर्स थर्ड लॉ. तो क्या बताया उसने? मैथमेटिकली इट स्टेट दैट द स्क्वायर ऑफ द पीरियोडिक टाइप ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. ओके, टाइम और डिस्टेंस दोनों का यहाँ पे रिलेशन बताया. सो मैथमेटिकली वी हैव टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन म्यू ए क्यूब. Okay, where t is the total orbital period, a is the semi-major axis, and mu is the Kepler's constant. Clear? So we have three laws of Kepler. First, define the shape of the orbit. Second one, define the time interval of the orbit, and third one, define the relation between time and distance. Okay, clear? तो आज के लेक्चर के में इतना रखते हैं केपलर्स लॉ. नेक्स्ट लेक्चर में कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस हम देखेंगे. डेफिनेशंस ऑफ अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट डेफिनेशन. Okay, so thank you for this lecture. Thank you.